अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 21 मार्च 2021 मुताबिक 7 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा की अहम खबरों के साथ मैं मूसी रजा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली अहम खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी मजहबी मकामात को हटाने के हुक्म सुनाए जाने के बाद योगी हुकूमत और इंतजामिया हरकत में आई है और कई मजहबी मकामात पर कार्रवाई की जा रही है। इसी ज़िम्न में बाराबंकी की राम स्नेही घाट वाक़े मस्जिद में भी इंतजामिया ने नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। एक न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक तहसील इंतजामिया ने बैरिकेटिंग लगाकर मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी और नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी। इससे नाराज हुजूम और पुलिस एहलकारों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से भगा दिया। यूएनआई के मुताबिक पुलिस ने पत्थरबाजी और हंगामा आराई करने के इल्जाम में 6 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया सड़कों पर मौजूद मजहबी मकामात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन राम स्नेही घाट की ये मस्जिद ना तो सड़क पर तामीर की गई है और ना ही उसे हटाने का कोई हुक्म दिया गया है। वहीं तहसील इंतजामिया ने मस्जिद का रास्ता बंद करने से कबल जो नोटिस चस्पा किया है उसमें मस्जिद के बगल में वाक़ रिहाइश और बैतुल खला को गैर कानूनी करार दिया गया है। लोगों का कहना है कि वो बचपन से इसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और इसका बिजली कनेक्शन भी है और ये इमारत सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर है। ताहम इंतजामिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटिस मौसूल होने के 2 दिन बाद ही सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, बिजली कनेक्शन और बकिया सबूत पुलिस को सौंप दिए गए थे। ये भी अपील की कि अगर यहाँ के रिहायशियों को मस्जिद से दिक्कत है तो इसका दाखिला दरवाजा अलग कर दे, मगर इंतजामिया ने उनकी एक नहीं सुनी। स्टार राइजिंग वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ के जेर एहतिमाम बश्तराक उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी एक रोजा सेमिनार बउनवान बज़्म अफसाना यूबी प्रेस क्लब में 21 मार्च यानी आज बरोज इतवार 11 बजे मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी सदारत हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अत्थर नबी करेंगे और मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी नदवी शरीक होंगे और मेहमान एजाजी के बतौर हाजी मोहम्मद फ़हीम सिद्दीकी शरीक होंगे। बज़्म अफसाना सेमिनार में अफसाना निगार की हैसियत से आयशा सिद्दीकी, मोहसिन खान, शहनवाज कुरैशी, डॉक्टर इशरत नाहिद, मंजूर परवाना, सईद अहमद, अतिया बी, ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी वगैरह शरीक रहेंगे। मराठा रिजर्वेशन के मामले पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर रिजर्वेशन कितनी नस्लों तक जारी रहेगा। अदालत उज़्मा ने 50% की हद को खत्म करने की सूरत पर पैदा होने वाली तफावत पर भी तशवीश का इजहार किया। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अशोक भूषण की सरबराही में 5 जजों के आईन बेंच को बताया कि कोटे की हद मुकर्रर करने से मुताल्लिक मंडल केस अदालत उज़्मा फैसले पर तब्दील शुदा सूरत हाल में असर-ए-नौ गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदालतें तब्दील शुदा हालात के पेश नजर रिजर्वेशन कोटा तय करने की जिम्मेदारी रियासतों पर छोड़ दें, क्योंकि मंडल केस से मुतालिक फैसला 1931 की मर्दमशुमारी पर मबनी था। उन्होंने कहा कि इख्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों यानी EWS को 10% रिजर्वेशन देने के मरकजी हुकूमत के फैसले में भी 50% हद की खिलाफ वर्जी होती है। इस पर बेंच ने कहा कि अगर 50% की हद या कोई हद नहीं रहती है, जैसा कि आपने मशवरा दिया है, तो मसावात का तस्वुर क्या होगा? बिलाखिर हमें इससे निपटना होगा। इस पर आपका क्या कहना है? इससे पैदा होने वाली अदम मसावात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसे कितनी नस्लों तक जारी रखेंगे? कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन के वाकयात में तेजी से इजाफे के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 17,000 से ज्यादा सरगर्म मामलात रिपोर्ट हुए हैं। एक और अहम खबर के मुताबिक बीजेपी पर हमला करते हुए मगरबी बंगाल की वजीर आला तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जागीरदारों की पार्टी है और इल्जाम लगाया कि वो कई लाख करोड़ रुपए की फंड चोरी करती है। मशरक़ी मदनीपुर जिले में यहां पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने कोविड-19 के इंतजाम के लिए रकम चोरी की है। अगर कोई आम आदमी 500 रुपए चोरी करता है तो उसे तोलाबाज कहा जाता है। करोड़ों रुपए चोरी करने वाली बीजेपी हुकूमत को हम क्या कहते हैं? तोलाबाज का जागीरदार जमींदार। उन्होंने कहा कि इसे कभी भी रियासत पर हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को आसाम के तेनिस्किया में इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी को देखकर दुख होता है, जिन्होंने 50 से 55 साल मुल्क पर राज किया, वो लोगों की हिमायत करते हैं जिन्होंने मुल्क की चाय की छवि खराब करने की कोशिश की। क्या आप ऐसी पार्टी को बख्शेंगे? क्या उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए? वजीर आजम ने ममता बनर्जी की भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मरकजी स्कीमों से बंगाल के अवाम को महरूम कर दिया है। आज बंगाल के अवाम पूछ रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने जो इमदाद भेजी है वो कहाँ है। वजीर आजम मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बंगाल में माफियाओं का राज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बाएं महाज और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की तरक्की को रोक दिया है। मौसूल इत्तला के मुताबिक जापान में जलजले का जबरदस्त झटका महसूस किया गया है और इसके बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक जलजले की शिद्दत रिक्टर पैमाने पर 7.2 दर्ज की गई है। जापान के शुमाल मशरकी साहिली इलाके में जलजले के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। काबिल जिक्र यह है कि गुज़िश्ता महीने ही जापान के मशरकी समुद्री साहिल पर 7.1 शिद्दत का जलजला आ चुका है। योगी हुकूमत के 4 साल बेमिसाल, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी थीम के जरिए बीजेपी हुकूमत अक़लियती समाज को अपनी हिमायत में लाने के लिए नारेबाजी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में चेयरमैन न होने से बोर्ड के काम मुतासिर हो रहे हैं। बीजेपी हुकूमत मुस्लिम तलबा के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहती है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आकर तरक्की को यकीनी बना सके। इसके बावजूद मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा लंबे अरसे से खाली है, लेकिन अभी तक हुकूमत को एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसे ये जिम्मेदारी दी जा सके। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी वाहिदुल्ला सईदी ने बताया कि सन 2007 से उत्तर प्रदेश में एक भी मदरसा इमदाद याफ्ता फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है, जबकि बड़ी तादाद में मदारिस फहरिस्त में है। उन्होंने बताया कि मदरसा बोर्ड में मार्च सन 2019 में एम.ए. सिद्दीकी चेयरमैन थे। उनके रिटायर होने के बाद से अभी तक ओहदा खाली है, जिस वजह से बोर्ड के कई बड़े काम मुतासिर हो रहे हैं। उनमें मदारिस का इमदाद याफ्ता फहरिस्त में शामिल न होना मदारिस इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि इमदाद याफ्ता होने से मदरसे में असातिज़ा और दूसरे मुलाजिमीन की तकर्रुरी हो पाती है। शिया आलिम दीन मौलाना सैयद सादिक हुसैन खानका अरफिया सैयद सरावा प्रोग्राम में शरीक हुए और मौजूदा हालात के तनाजुर में वहदत इस्लाम और मुस्लिमीन के मौजू पर इजहार ख्याल किया। मौलाना ने कहा कि काबिल गौर बात यह है कि दुश्मन कुरान और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी हिर्जा सराइयों का सिलसिला जारी रखे हुए है। सलमान रुश्दी, तस्लीम नसरीन और वसीम रिजवी की शक्ल में दुश्मन को हमारी सफ़ों से गद्दार और बेदीन अनासिर मिल जाते हैं और उनके जरिए दुश्मन अपनी मुर्दा साजिशी मुहिम को जिंदा रखता है। यहाँ काबिल जिक्र यह है कि इस्लाम के हवाले से पूरी दुनिया में एक हंगामे की फिजा कायम है। दरअसल इसे हमें सुबह 9 की आमद का मुजदा समझना चाहिए। डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिज़बाही ने अपने तारुफ़ी गुफ्तगू में कहा कि मुख्तलिफ तरजीहात के सबब और मुख्तलिफ ताबीरात के सबब ये उम्मत वाहिदा मुख्तलिफ तबक़ात में बटी हुई है। दुश्मन का निशाना कुरान और साहिब कुरान पर है, इस्लाम और मुसलमानों पर है। ऐसे में सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि अपने दाखिली तहफ़्फ़ुज़ात के साथ दुश्मन के बिलमुकाबिल बुनियाद मरसूस बने। जाहिर है कि जब तूफान का मुकाबला इज्तिमाई तौर पर नहीं किया जाएगा तो सबके चिराग गुल होंगे, सब गरकाब होंगे और सब तबाह हो जाएंगे। खुर्रम नगर वाक़ नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जलसा एक शाम हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान के नाम के उन्वान से साबिक़ डिप्टी डायरेक्टर CRIUM की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान की अजीम इल्मी और तारीख़ी खिदमात बहैसियत शोबा इल्मुल अदबिया तिब्बिया कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उनकी खिदमात का तारुफ कराते हुए हकीम साहब के जरिए कायम करदा इब्न सैना अकेडमी ऑफ मेडिवल साइंसेज का जिक्र किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत तंजीम के कौमी सदर डॉक्टर मोइद ने अंजाम दी। फेसबुक ग्रुप दबिस्तान अहले कलम लखनऊ पर एक तरही आली मुशायरा बउनवान अशरा मुशायरा अफसर मोहानी की मिसर तरह रहेंगी हर्ष तक खूने वफा की सुर्खियां बाकी पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत अमानुल्लाह खालिद ने की और निजामत के फराइज आशिक उन्नावी ने अंजाम दिए। सदर ने कहा कि बरादर अजीज मोहिद रहबर की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे सदारत की जिम्मेदारी सौंपी। उनके इस एतमाद और मोहब्बत के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और साथ ही आप सब हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि मुंतखब मिसरे पर उम्दा गज़लें और अशआर पढ़ने को मिले। सभी हजरात मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। असातिज़ा और कोहना मश्क शुअरा के अलावा नए कहने वाले भी अगर मश्क सुखन जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह वो अच्छी शायरी कर सकते हैं। उन सभी से मेरी दरख्वास्त है कि वो असातिज़ा से राब्ता कायम करें और जो कमियाँ हैं उनकी इस्लाह करें।
بتا دیں کہ اس پروگرام میں مشہور شعراء نے اپنا کلام پیش کیا تھا۔ جامعہ خیر النساء للبنات لکھنؤ کی جانب سے عبدالغفار کے بیٹے اور بیٹی کے عقیقے کے موقع پر جلسے سیرت النبی اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے کی صدارت سنی مجلس عمل کے صدر مولانا عبدالولی فاروقی نے کی۔ سرپرستی جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا دلاور حسین ندوی یقین فیض آبادی نے فرمائی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے حافظ محمد اکبر شریک محفل رہے، جبکہ نظامت کے فرائض ابو ہریرہ عثمانی نے انجام دیے۔ اودنامہ میں جہانما کی پہلی خبر پاکستان سے متعلق ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ نئے نصاب میں سے حکومت کو ایک لازمی مضمون سے دینی مواد نکالنے کی ضرورت ہے، ورنہ غیر مسلم بچوں کے لیے پڑھنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ یہ رائے لاہور میں مقیم ماہر تعلیم پیٹر جیکب کی ہے، جنہیں حکومت پاکستان نے گزشتہ برس اپنے پروگرام یکساں نصاب تعلیم کا سلیبس بناتے ہوئے مشاورت میں شامل کیا تھا۔ ان کے خیال میں حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا نصاب آئین کے اس حصے کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے جس میں اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نصاب میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردو کے مضمون میں اسلامیات کا درس دیا جا رہا ہے۔ اس نئے نصاب کو تیار کرنے والے ماہرین کو بھی غالباً احساس تھا کہ ان میں مذہبی مواد کافی زیادہ ہے، اور اسی بنا پر ماڈل اردو کتاب کے ہر صفحے کے حاشیے میں تاکید درج کی گئی ہے کہ اساتذہ غیر مسلم طلبہ کو اسلامی مواد پڑھنے پر مجبور نہ کریں۔ وہیں طالبان نے واشنگٹن کو افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوجیوں کے انخلاء کے لیے 1 مئی کی آخری تاریخ سے متعلق معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے ماسکو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انتباہ جاری کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ طالبان کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ طالبان کی جانب سے مذاکرات کرنے والی ٹیم کے ایک رکن سہیل شاہین نے صحافیوں سے کہا کہ انہیں جانا ہی ہوگا، اور 1 مئی سے آگے امریکی فوجیوں کا رکنا دراصل معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایک اور اہم خبر کے مطابق مشرقی افریقہ کے ملک تنزانیہ میں پہلی بار ایک مسلمان خاتون سمیہ سولوہو حسن نے صدارت کا حلف اٹھایا ہے۔ جزیرے زنزیبار سے تعلق رکھنے والی 61 سالہ سمیہ حسن سابق صدر جان میگوفولی کی نائب صدر تھی۔ وہ پہلی مرتبہ 2015 میں نائب صدر بنی اور پھر گزشتہ برس دوبارہ نائب صدر منتخب ہوئی۔ بدھ کو صدر میگوفولی کے انتقال کے بعد سمیہ حسن کو اس عہدے پر صدارت کی باقی ماندہ 4 سالہ مدت کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ امریکہ اور چین کے حکام کے درمیان منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کے دوران دونوں وفود کے درمیان تلخ کلامی اور الزامات کا تبادلہ ہوا۔ صدر جو بائیڈن کے دور صدارت میں چین کے ساتھ یہ پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس ہے جس کی میزبانی امریکہ ہی کر رہا ہے۔ ہونے والے اجلاس کے ابتدائی سیشن کے دوران امریکی وفد کی جانب سے چین پر اجلاس کے پروٹوکولز کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے تمام اقدامات عالمی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ مذاکرات کے دوران چینی سفیر نے کہا کہ امریکہ کو اس خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کہ چین کسی معاملے پر کوئی سمجھوتا کرے گا۔ چینی سفیر امریکی وفد کی جانب سے اٹھائے جانے والے سوالات پر 15 منٹ بولتے رہے۔ انہوں نے جوابی الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی عسکری اور معاشی طاقت کے زور پر دوسرے ملکوں کو دباتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جمہوریت اور اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ سمیت امریکہ کی خارجہ اور معاشی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عالمی یوم شاعری کی مناسبت سے ایک مضمون مشتاق خالد چودھری کا اودنامہ نے شائع کیا ہے، جس کی ابتدا وہ اس طرح کرتے ہیں: ہر سال 21 مارچ کو پوری دنیا میں عالمی یوم شاعری کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا اعلان یونیسکو نے پہلی بار 1999 کو کیا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں شاعری کو لکھنے، پڑھنے، پڑھانے، چھاپنے اور شاعری کے متعلق آگاہی دینے اور سمجھنے کے عمل کی حوصلہ افزائی ہو، اور استاد شعراء اس دن مختلف پروگراموں اور ورکشاپ کے ذریعے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں شعری باریکیوں کے بارے میں سمجھائیں تاکہ معیاری ادب کو تخلیق کرنے میں مدد مل سکے۔ تحقیق کے مطابق پہل یہ دن مارچ کے بجائے اکتوبر اور مختلف ملکوں میں مختلف ایام میں منایا جاتا رہا ہے، جن میں 5 اکتوبر قابل ذکر ہے، اور انگلینڈ میں اب بھی 5 اکتوبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد شاعری کی اہمیت، نوجوان شاعروں کو اپنے تصانیف متعارف کرانے کا موقع فراہم کرنا ہے تاکہ لکھنے اور پڑھنے والوں کے اندر احساس کا جذبہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ دلوں میں گداز اور لہجے میں شائستگی پیدا ہو سکے۔ شاعری نے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ سال 2009 سے روس میں شاعری کے عالمی دن کے موقع پر ایوان اردبا میں کئی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔
اسی طرح اب دنیا بھر میں اس موقع پر پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے، گو کہ ان پروگراموں کی نوعیت مختلف جگہوں پر مختلف ہوتی ہے، لیکن اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بہترین شاعری کیسے تخلیق کی جائے۔ اس حوالے سے تاریخ دانوں کے مطابق ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ 23ویں صدی قبل از مسیح میں موجودہ ایران کے سرزمین پر واقع قدیم ریاست کی شہزادی این ہدوانا نے بنی نوع انسان کی تاریخ میں پہلی بار شاعری کی تھی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔